इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बात करेंगे। 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज आ जाता है आप लोगों के लिए, हाइट ऑफ पैरापिट बॉल शुड बी। गाइज आप लोगों से कह रहा है कि हाइट ऑफ पैरापिट बॉल है वो आप लोग कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। डायरेक्ट आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों की जो पैरापिट बॉल होती है उसकी हाइट कितनी होती है। पैरापिट बॉल कौन सी होती है आप कहोगे, तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा जो रूफ आती है ना आप लोगों की, जो रूफ होती है, छत होती है घर की, उसके ऊपर आप क्या करते हो कि एक वॉल बना देते हो जिसको आप बाउंड्री वॉल भी बोलते हो। ठीक है, ऊपर क्या कर देते हो, बाउंड्री कर देते हो ना, छत की बाउंड्री कर देते हो कुछ हाइट तक, तो उसी को बोलते हैं पैरापिट वॉल। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, थिकनेस ऑफ डीपीसी। अब ये डीपीसी क्या है, डीपीसी आप लोगों के पास होता है डैम प्रूफ कोर्स। इसकी हाइट, इसकी जो डैम प्रूफ कोर्स है इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो इसकी थिकनेस के बारे में गाइस आप लोगों से दोनों चीज़ों में पूछा जाता है, सेंटीमीटर में भी और इंच में भी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 2.5 सेंटीमीटर होता है या 1 इंच जो होती है इसकी आप लोगों की थिकनेस होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए गाइज, यहाँ पे 3.15 मीटर। आप कहोगे सर हमने तो बिल्डिंग की हाइट बहुत ऊंची ऊंची देखी। देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच की। ठीक है, यहाँ पे हाइट का मतलब है, बिल्डिंग की हाइट से मतलब है कि एक फ्लोर से और दूसरे फ्लोर के बीच की जो हाइट होनी चाहिए आप लोगों की, स्टैंडर्ड जो मानी जाती है इंडियन स्टैंडर्ड, वो कितनी होती है, 3.15 मीटर होती है। ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता हाइट ऑफ विंडो कितनी होनी चाहिए, 2.1 मीटर होनी चाहिए। 1 बैग ऑफ सीमेंट, जो आपका 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है वो कितने आपका मीटर क्यूब में या कितने क्यूबिक फीट उसका वॉल्यूम होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे 0.0357 तो मीटर क्यूब होता है, जिसको आप 0.035 भी पढ़ लेते हो। ठीक है, और 0.0347 भी पढ़ लेते हो, या फिर 1.25 क्यूबिक फिट होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज, यहाँ पे देखो वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, जो आपका 1 बैग होता है सीमेंट उसका वेट कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है, 50 केजी होता है, 50 केजी होता है। नेक्स्ट मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो आप लोगों के पास स्लैब होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 125 mm। कभी भी आप क्या है, जो आपकी स्लैब होती है, छत होती है, उसकी जो थिकनेस है कभी भी आप 125 mm से कम नहीं रख सकते हो। ठीक है, और हाँ गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बार लाइक करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करूँ, काफ़ी मेहनत से ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों को कितने पॉइंट्स ऐसे थे जो आते थे और कितने पॉइंट्स ऐसे जो आप लोगों ने पहली बार देखे। ठीक है, और किसी भी इंटरव्यू में आप लोग बैठोगे ना तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर की क्यूब, यानी कि अगर 1 मीटर की क्यूब में आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग हैं, यानी कि कितने सीमेंट के बैग लगते हैं, तो वो हो जाते हैं 128.8, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 29 बैग्स आप लोगों के लगते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज कैंपस वाले भी होंगे जिनका अभी प्लेसमेंट होना बाकी है, तो वहाँ पे भी गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लिंटेल की, तो जो आपकी लिंटेल की थिकनेस होती है वो आपकी 15 सेंटीमीटर होती है मिनिमम। याद रखना मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, या आप इसको ये कह सकते हो 150 mm। ठीक है, लिंटेल कौन सा होता है, लिंटेल वही लिंटेल होता है जो आपका क्या होता है, विंडो के ऊपर या फिर जो डोर होती है उसके ऊपर आप प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसको आप लिंटेल बोलते हो। नेक्स्ट बात करें, लिंटेल इज प्रोवाइडेड एट 2.5 मीटर इन द केस ऑफ ब्रिक वॉल, यानी कि आप किस केस में प्रोवाइड कराते हो, जब आप ब्रिक वॉल प्रिपेयर कर रहे हो और जब आप 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का आप क्या कराते हो, मतलब प्रोवाइड कराते हो लिंटेल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, पूछेगा कितने मीटर में प्रोवाइड कराते हो। नेक्स्ट बात करें तो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब, यानी कि आप स्लैब अगर आप बना रहे हो तो उसमें मिनिमम डायमीटर कितने का होना चाहिए, 8 mm का। 8 mm से कम का डाया आप यूज नहीं कर सकते स्लैब में, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम, वहीं पर अगर आप कॉलम की बात कर रहे हो तो 12 mm से कम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। याद रखना कॉलम, ठीक है, कॉलम में 12 mm से कम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। साथ ही गाइस बात करें कि मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार इन डोबल बार, जो आपकी डोबल बार होती है, डोबल बार आप यूज करते हो, उस केस का जो डोबल बार के केस में जो मिनिमम डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो भी 12 mm होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम डाया बार इन स्लैब, स्लैब का जो मैक्सिमम डाया होगा वो कितना होगा, तो 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस, यानी कि जितनी भी आपकी स्लैब की थिकनेस होगी, मान लो कि आपकी जो स्लैब की थिकनेस है वो आप लोगों ने कितनी ले ली कि कुछ भी ले लो 400 ले ली, ठीक है, मान लो कि 400 आप लोगों ने स्लैब की थिकनेस ले ली, तो उसको 1/8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 से कितना होगी 50, तो यानी कि 50 mm का आप डाया यूज़ कर लोगे किसमें, स्लैब के केस में। तो कभी भी आप क्या है कि उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग,
जो मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है 1 मीटर। अब चेयर स्पेसिंग कौन सी होती है, जब ऑफिस वगैरह में आप चेयर्स को क्या करते हो इस्टेब्लिश करते हो, तो उस केस में 1 मीटर से ज़्यादा उनकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो जो डायमेंशनल टॉलरेंस होता है ऑफ क्यूब, जो क्यूब में आपका डायमेंशनल टॉलरेंस होता है वो कितना होता है ±2 mm। टॉलरेंस का मतलब होता है एक तरीके से कि कितना एरर आप परमिट कर सकते हो, तो यानी कि कितना अगर उसमें एरर है तो वो आप अलाउ कर सकते हो एक तरीके से, तो वो ±2 mm तक आप क्या कर सकते हो अलाउ कर सकते हो, किसमें जो आपका डायमेंशन होती है किसकी क्यूब की, जो क्यूब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक, यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रेक होती है वो कितने % वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। अब कहेंगे सर, कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो 20% पढ़ा, हाँ तो देखो 15 से लेकर के 20 के बीच ही हम इसको लेकर के चलते हैं कि 15% से 20% तक क्या होना चाहिए अपनी ड्राई वेट का जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रेक्स एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। फाइनल सेटिंग टाइम भी पूछा जाएगा कितना होता है 10 आवर होता है, कई बार मिनट में पूछ लिया जाता है कितना होता है 600 मिनट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ओपीसी क्या होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ओपीसी की फुल फॉर्म पूछेगा, ओपीसी की फुल फॉर्म बताओ तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाओ आप लोगों से डीपीआर, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, डीपीआर क्या होता है तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा डीपीआर। देखो ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ना है तो चैनल आप विजिट करो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। यूनिट वेट, देखो यूनिट वेट की बात करेंगे तो आरसीसी का कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर की क्यूब होता है। पीसीसी का कितना होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। स्टील की बात करें तो स्टील की डेंसिटी कितनी होती है तो 7850 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब होती है। इसका मतलब क्या है कि स्टील का जो है 1 मीटर की क्यूब अगर आप स्टील यूज करोगे 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम में, तो उसका जो वेट होगा ना वो 7850 किलोग्राम होगा। कितना होगा 7850 किलोग्राम उसका वजन होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये मैंने न्यूटन में लिख रखी है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ एक गैलन में कितने होते हैं 3.78 लीटर होते हैं। ये भी गैलन लिक्विड को मेजर करने की यूनिट होती है, और आपकी लीटर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो 3.78 क्या होते हैं लीटर होते हैं किसमें 1 गैलन में, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ मिनिमम नंबर ऑफ बार की बात करेंगे कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बार हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर कॉलम है या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम है, याद रखना या तो रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है आप लोगों का, तो उसमें 4 बार प्रोवाइड करा सकते हो, और सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम उसमें 6 बार आप प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। इससे कम बार प्रोवाइड नहीं कराओगे, समझ में आई बात। अगर आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगुलर है तो उसमें 4 बार कम से कम प्रोवाइड करानी है, और सर्कुलर है तो उसमें कम से कम कितनी बार प्रोवाइड करानी 6 बार प्रोवाइड करानी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इनोरे तमिलनाडु। गाइस जो आपकी स्टैंडर्ड सैंड होती है ना, जो जनरली हम मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड सैंड, तो वो हमारा जो तमिलनाडु राज्य है स्टेट है इंडिया का, उसमें एक जगह है कहाँ पे इनोरे, ठीक है, कहाँ पर है इनोरे जगह है, वहाँ से हमारी ये सैंड निकाली जाती है, और इसका नाम भी इनोरे सैंड वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। अच्छा 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1 यार्ड में कितने होते हैं 1 यार्ड में आपके 3 फिट होते हैं, कितने होते हैं 3 फिट होते हैं किसमें 1 यार्ड में। उसके बाद बात करेंगे वेट ऑफ स्टील। सर कैसे निकालेंगे कि कितना वेट ऑफ स्टील है, तो देखो d²/162, यानी कि जितना भी आप लोगों के पास क्या है डायामीटर है, डी क्या है डायामीटर। अगर मान लो कि 20 mm का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है 20 mm का डाया यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे रख दो उसका डाया, उसका स्क्वायर करके 162 से डिवाइड कर दो, तो उसका वेट आ जाएगा आप लोगों का कि कितना वेट होगा पर मीटर। याद रखना ये चीज़ ध्यान रखना, वो 1 मीटर का वेट देगा, वो जो आप फॉर्मूला देगा आप लोग को वेट स्टील का, वो केवल 1 मीटर लेंथ का देगा। अब जितने मीटर का आपको निकालना उतने से इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा जब पर मीटर आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे ये वेट ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला किलोग्राम पर फिट में है, यानी कि 1 फिट का वेट आप लोग के पास आ जाएगा, 1 फिट का वेट आ जाएगा, जो भी किलोग्राम आएगा इस फॉर्मूले से, अब उसको मल्टीप्लाई कर देना आप जितने भी फिट का आपको निकालना है, तो टोटल आप लोग के पास वेट आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ स्टेयर केस। अब ये स्टेयर केस कौन सा होता है, यहाँ पे देखो जब आप स्टेयर प्रोवाइड कराते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसके बाद आप स्टेयर ऐसी तो बनाते हो कुछ इस तरीके से आप स्टेयर प्रोवाइड कराते हो, तो ये जो आप स्टेयर प्रोवाइड कराते हो उसका स्लोप जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना 25 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हम इसको 45 डिग्री नहीं रखते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्लोप कितना होना चाहिए 45 डिग्री से कम होना चाहिए।
किस किस की रेंज में होना चाहिए, 25 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये तो आप जनरली अपने घरों में भी देखते होगे, जब आपके घर या मकान वगैरह बनते हैं तो उस केस में जब आप स्टेयर प्रोवाइड सॉरी गाइस जब आप स्टेयर प्रोवाइड कराते हो तो उस केस में आप लोगों का जो स्लोप होना चाहिए 25 से 40 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, स्टील ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जब आप स्टील जो साइज होता है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब, जो आप कंक्रीट का टेस्ट करते हो, कंप्रेसिव टेस्ट आप कंक्रीट का करते हो तो उसमें क्यूब प्रिपेयर करते हो, उसका साइज़ कितना होता है 150 बाई 150 बाई 150 ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। कंक्रीट क्यूब, ठीक है, कंक्रीट क्यूब फिल्ड इन 3 लेयर। और जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप इस कंक्रीट में क्या करोगे, क्यूब को फिल करोगे, तो इसमें जो कंक्रीट की लेयर्स होंगी वो कितनी लेयर में फिल करोगे, 3 लेयर में, ये याद रखना। और सिलम को टेस्ट करते हो तो सिलम के टेस्ट में आप ध्यान रखना 4 लेयर में फिल करते हैं। देखो मैंने ये दोनों पॉइंट इसीलिए कंबाइन करके रखे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जब क्यूब टेस्ट करते हो तो 3 लेयर में फिल करते हो, लेकिन जब स्लम टेस्ट करते हो वर्केबिलिटी के लिए, ध्यान रखना स्लम टेस्ट किस लिए करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए, फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और ये 4 लेयर में करा जाता है। कितने में करा जाता है गाइस, 4 लेयर में, ठीक है। उसके बाद देखो, सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि गाइस अगर आपने सीमेंट को एक बार बना दिया तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको यूज़ कर लें, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर वो यूज हो जाना चाहिए आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बात करें गाइस, नेक्स्ट आ जाओ, मिनिमम थिकनेस ऑफ द सीयर वॉल। जो आप लोगों की सीयर वॉल होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 150 mm होनी चाहिए। मैक्सिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए सीयर वॉल की, तो वो आपकी 400 mm होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो आप लोगों की मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस है सीयर वॉल की वो 150 mm मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 400 mm होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, UTM यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। जो आप लोगों की UTM मशीन होती है ना, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कंक्रीट के केस में तो हम इससे क्या निकालते हैं, कंप्रेशन टेस्ट इसका करते हैं कंक्रीट का, तो और स्टील का हम क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं इससे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये तो सिंपल पॉइंट है, सबको पता होता है। उसके बाद देखो, मिनिमम क्रैशिंग पीरियड, अगर हम मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, क्यूरिंग का मतलब होता है तराई करना। क्या होता है, तराई करना, हमारे यहाँ तो तराई करना बोलते हैं जनरली। तो तराई करना क्या होता है, जब आप क्या करते हो, कोई भी कंक्रीट की स्ट्रक्चर प्रिपेयर करी है आपने, तो उसके बाद उस पर क्या करते हो, जो आपका स्प्रे होता है, स्प्रे के थ्रू या फिर वाटर पॉन्डिंग के थ्रू क्या करते हो, आप उस पर तराई करते हो, यानी कि पानी डालते हो, तो उसी को बोलते हैं क्यूरिंग। तो जो आपका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 डेज किसके लिए होना चाहिए, नॉर्मल वेदर कंडीशन में। यदि आपकी नॉर्मल वेदर कंडीशन में तो कम से कम 7 दिन तक आपको करना होता है। 10 डेज़ की बात करें तो ड्राई और हॉट वेदर अगर आपका है, समझ रहे हो, तो उस केस में आप लोगों को 10 दिन तक कम से कम क्या करना पड़ेगा, उसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाएगा इस, नेक्स्ट बात करो तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम में जो मिनिमम परसेंटेज होती है स्टील की वो कितनी होती है। कॉलम में स्टील मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम बार कितनी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोगों के पास स्क्वायर कॉलम है तो 4 बार प्रोवाइड कराओगे, सर्कुलर है तो 6 बार प्रोवाइड कराओगे। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो इसी को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो लगभग कितना होता है, 0.8% होता है किसका, टोटल जो ग्रॉस एरिया होता है उस कॉलम का, उसका, ठीक है। तो 0.8% जितना हम निकालेंगे वो मिनिमम आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा किसका, स्टील का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे देखो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम तो वो 6% होता है ग्रॉस एरिया का, ये आप ध्यान रखना। मिनिमम 0.8% हो गया और मैक्सिमम कितना हो गया, 6% हो गया, सही है। उसके बाद आ जाओ कवर की बात करेंगे, नॉमिनल कवर की। देखो सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे लाइफ में। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इन पॉइंट को एक ना एक बार फेस करना पड़ेगा, चाहे आप इंटरव्यू में फेस करो या एग्जाम में फेस करो, ठीक है। नॉमिनल कवर की बात करें तो देखो न्यूमेरिकल में इनका यूज करते हो, फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm। नॉमिनल कवर होता कौन सा है आप लोगों का, जब आप कंक्रीट बीम को प्रिपेयर करते हो तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो, तो रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर के और जो टेंशन वाला फाइबर होता है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर, सही है। तो ये जो आप लोग के पास नॉमिनल कवर होता है, ठीक है गाइज, ये जो नॉमिनल कवर होता है आप लोगों के पास, सॉरी ये आउटर से लेकर के आउटर जो आपका आउटर सरफेस होती है स्टील बार की, उससे लेकर के जो ये डिस्टेंस होती है इसको नॉमिनल कवर बोलते हैं, और सेंटरोइड से लेकर के जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं। तो नॉमिनल कवर हमारा नीचे वाले की बात कर रहा है, तो इसके केस में आप ध्यान रखना, फुटिंग के केस में ये, कॉलम के केस में ये और स्लैब के बीम के, ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आ जाओ, लीस्ट काउंट। गाइज लीस्ट काउंट आप लोगों को पता है कि लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कम से कम रीडिंग कितना ले सकते हैं। तो कंपास जो आप लोगों की लीस्ट काउंट होता है कंपास का वो 30 मिनट होता है। डम्पी लेवल का 5 mm होता है। ऑटो लेवल का 5 mm होता है। थियोडोलाइट का 20 सेकेंड होता है। याद रखना सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछेगा लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, तो कंपास का 30 मिनट होता है, डम्पी लेवल का 5 mm होता है, ऑटो लेवल का 5 mm होता है और थियोडोलाइट का 20 सेकेंड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएंगे गाइस। नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है, लेकिन पॉइंट जरूर सारे देखना। एयर वॉइड लेफ्ट इन द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड द हनी कॉम्बिंग। यानी गाइज होता क्या है कि जब आप कॉन्क्रीट को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, कॉन्क्रीट की कास्टिंग करते हो, तो उस समय क्या करते हो, कॉन्क्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करते हो, तो उसकी वजह से कुछ एयर वॉइड आ जाते हैं उसमें। तो जो एयर वॉइड आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हनी कॉम्बिंग। उनको क्या बोलते हैं, हनी कॉम्बिंग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कोल्ड टाइज। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जो आप क्या करते हो ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो ना कॉलम में, किस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो अगर हम क्या करोगे, देखो इस पॉइंट को भी पढ़ो, द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन अ बीम इज कॉल्ड स्टीरप्स। ये तो आप लोगों के पास बीम है, तो बीम में जो हो गया, ये देखो बीम में ये वाली तो लॉन्गिट्यूडनल बार होगी, और जो इस तरीके की बार प्रोवाइड कराते हो बीम में उसको क्या बोलते हो, स्टीरप्स बोलते हो। लेकिन कॉलम के केस में ये आपका कॉलम में मेन बार हो गई, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल बार हो गई। लेकिन जो इस तरीके की बार आप प्रोवाइड कराते हो कॉलम में उनको क्या बोलते हो, टाइज। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस आप याद रखना कि टाइज क्या होती हैं और स्टीरप्स क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यार आप लोगों को और पॉइंट अगर आपके काम के लग रहे हैं तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट देखो TMT की फुल फॉर्म। TMT की फुल फॉर्म होती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये आप ध्यान रखना, TMT की फुल फॉर्म मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछी गई थी, जब मेरा कॉलेज टाइम में इंटरव्यू हुआ था प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि आपकी TMT की फुल फॉर्म बता दो। तो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होती है। TMX की फुल फॉर्म, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी थर्मैक्स पावर्ड बार होती है। क्या होती है, जो आपकी थर्मो भी बोलते हैं इसको, थर्मैक्स पावर्ड बार भी बोलते हैं। HD की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपर डक्टाइल बार होती है। क्या होती है, सुपर डक्टाइल बार होती है। नेक्स्ट आप लोगों से HYSD पूछ सकता है, तो हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती है। हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती है, जो आपकी FE415 और FE500 इसकी कैटेगरी में आते हैं। CTD क्या होता है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार होती है। क्या होती है CTD, इसको भी याद रखना, CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। ये सारी की सारी पूछी जाती हैं, कई तो इनमें से ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पहली बार सुनी होंगी। अगर ऐसा है तो एक बार थम्स अप करके जरूर बताना। ठीक है, CTD क्या है गाइस, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एंगल ऑफ स्टेयरकेस। एंगल ऑफ स्टेयरकेस ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना होता है, 25 से लेकर के 40 डिग्री के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे देखो राइजर और ट्रेडर ये क्या होते हैं सर, तो देखो जब आप स्टेयर प्रोवाइड कराते हो तो इस तरीके से आप स्टेप बनाते हो। वन स्टेप जो होता है कि राइजर और ट्रेडर को, ये वाला जो पोर्शन होता है वो राइजर वाला होता है, ये ट्रेडर वाला होता है। ठीक है, तो ये राइजर की पूछ रहा है, तो राइजर की आप हाइट ही ध्यान रखोगे 150 से लेकर 200 mm के बीच में। डायरेक्ट पूछा जाएगा, फिर मत कहना सर बताया नहीं था। राइजर की जो हाइट हम रखते हैं, और जनरली आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कि राइजर की जो हाइट होती है वो 150 mm से 200 के mm के बीच होती है, और ट्रेडर की जो लेंथ होती है वो 250 mm से लेकर के 300 mm के बीच होती है। ठीक है, यानी कि 250 से 300 mm के बीच होती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मिनिमम हुक लेंथ कितनी होनी चाहिए, 9 टाइम्स होनी चाहिए डायमीटर के। जो मिनिमम हुक लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए आप लोगों की, देखो ये आप लोगों ने हुक प्रोवाइड कराया है, तो मिनिमम आप लोग कितनी होनी चाहिए, 9 टाइम्स होनी चाहिए जितना उसका डाया है। ठीक है, हुक जब आप प्रोवाइड कराते हो तो 9 कितनी होनी चाहिए डायमेंशन, या 9 फाई आप कह सकते हो अगर 5 इसका डाया है तो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो आप लोगों के पास होता है वो कितना होता है, 19 × 9 × 9, 19 × 9 × 9। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। 19 × 9 × 9 किस में होता है, सेंटीमीटर में। किस में होता है ये सेंटीमीटर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में होता है, MM में नहीं होता है। ठीक है, किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ गाइस, ये वाला देखो मॉड्यूलर ब्रिक। देखो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज़ कितना होता है, 20 × 10 × 10। कितना होता है, 20 × 10 × 10। ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे, कितना होता है, 20 × 10 × 10। सही है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आती हैं। अगर गाइस 1 मीटर की क्यूब में आप बात करोगे तो 1 मीटर की क्यूब में आप लोगों की कितनी ब्रिक्स आती हैं, तो वो आप ध्यान रखना कितनी होती हैं, कितनी होती हैं गाइस,
500 कितनी होती हैं, 500 ब्रिक्स होती हैं आप लोगों की। स्टैंडर्ड ब्रिक्स जो होती हैं 1 मीटर क्यूब में कितनी आती हैं, 500 आती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 230 mm ब्रिक वॉल इन 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि आपने जो बॉल बनाई है, एक दीवार बनाई है, उसकी थिकनेस कितनी है, 230 mm थिकनेस है, और उसमें बताना है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आएंगी। तो ये भी ध्यान रखना, 496 कितनी होती हैं, 496, 496 आप लोगों की क्या होती हैं, ब्रिक्स आती हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट, ठीक है, जितना भी वेस्टेज होता है उसको लगा करके, ठीक है, वेस्टेज भी इसी में इंक्लूड करा जाता है आप लोग का। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 150 mm थिक वॉल। अगर आप लोग के पास 150 mm 115 mm अगर थिक वॉल है तो उसमें कितनी आएंगी, तो उसमें ध्यान रखना 1 स्क्वायर मीटर में जो आप लोग की आती हैं वो कितनी आती हैं, 56 ब्रिक्स आती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरव्यू में आप लोगों से आईएएस तक के इंटरव्यू में जो है, जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो आप लोग का होता है, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो 1 ब्रिक में ये बता दो कि 150 mm की आप लोगों के पास थिक वॉल है तो उसमें कितनी ब्रिक्स आएंगी, तो 56 ब्रिक्स आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 8 से 12 किलोग्राम ऑफ बाइंडिंग वायर्स इज़ यूज्ड पर मेट्रिक टन ऑफ द स्टील। यानी कि गाइज आप लोगों का होता क्या है, आप लोगों को क्या करना होता है, जब आप क्या करते हो, कास्टिंग करते हो रूफ की, तो उसमें स्टील प्रोवाइड कराते हो या बीम में स्टील बनाते हो, तो उसमें स्टील को क्या होता है, बांधते हैं, एक तार से बांधते हैं। तो लगभग वो कितना तार आप लोगों को लग जाता है, 8 से लेकर के 12 किलोग्राम तार आप लोगों का लग जाता है, बाइंडिंग वायर आप लोगों की लग जाती है कितने में, जो आपका पर मेट्रिक टन, 1 टन वायर, 1 टन स्टील को बांधने में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम, यानी कि अगर 1000 किलोग्राम आप लोग को स्टील बांधना है तो उसके लिए 8 से 12 किलोग्राम तार आप लोग का लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, सीमेंट इंग्रेडिएंट आर बर्नट एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी जो आपके सीमेंट के इंग्रेडिएंट होते हैं उनको क्या करते हैं हम, 1400 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। 1 BHK का मतलब क्या होता है, 1 BHK, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। 1 BHK स्टैंड्स फॉर 1 बेडरूम हो गया, ठीक है, 1 हॉल हो गया और 1 ही किचन हो गया। अच्छा 2 BHK हो जाए तो, 2 BHK हो जाए तो 2 BHK में यहाँ पर 2 बेडरूम हो जाता है, 1 हॉल हो जाता है और 1 किचन हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान आप रखना, सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइज, शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रैशिंग। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, तो उस शॉर्ट कॉलम जो हमेशा फेल होगा वो किस में फेल होगा, क्रैशिंग में फेल होगा, और जो लॉन्ग कॉलम होगा वो लॉन्ग कॉलम हमेशा फेल होगा किस में, बकलिंग में। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्रैशिंग का मतलब क्या होता है, क्रैशिंग का मतलब होता है कि ये आराम से टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन बकलिंग का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरीके से बकल कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा, ठीक है, कॉलम। उसके बाद देखो, इंटरमीडिएट कॉलम कैन फेल बोथ इन बकलिंग एंड क्रैशिंग, और कोई इंटरमीडिएट कॉलम है, मतलब ना तो लॉन्ग है ना शॉर्ट है, तो वो हो सकता है कि आपका बकल में फेल कर जाए, क्रैशिंग में फेल कर जाए, या दोनों में फेल कर जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे 73 पॉइंट की। इसमें क्या कह रहा है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। क्या क्या होता है, अगर M7.5 है, M10 है, M15 है, M20 है, तो इसके लिए आप लोग के ये रेशियोज़ होते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। M जो इंडिकेट करता है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है जैसे कि M10, तो 10 जो हो जाएगा वो 10 न्यूटन पर mm², इसकी क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी आफ्टर 28 डेज, ठीक है, कितनी होती है, आफ्टर 28 डेज। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। M25, ठीक है, M20 और M25 ये दोनों आप याद रख लो, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। 1:1.5 और 3 और 1:1:2, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, सेग्रीगेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। गाइस सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है जब आपका सेपरेट हो जाता है सीमेंट, किससे सीमेंट सेपरेट हो जाता है, सैंड और एग्रीगेट से, जब आपका सीमेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अच्छा सेग्रीगेशन होता क्या, दिस इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि आपका इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, तो उसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो, एक सेकेंड गाइज, एक सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन में एग्रीगेट अलग होता है आप लोगों का, सेग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेट अलग हो जाता है किससे, सीमेंट और सैंड से, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चलो बताता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कोज्ड बाई कॉन्क्रीट इज पोर्ड अबव द 1.5 मीटर हाइट, यानी आप क्या करते हो, 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा से अगर आप क्या कराते हो, कास्टिंग कराते हो या आप कॉन्क्रीट को गिराते हो, तो उस केस में भी आप लोगों का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है।
हाँ देखो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपका कंक्रीट एग्रीगेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होता है कि आपका सीमेंट अलग हो जाता है। व्हेन वाटर सिम कम्स आउट फ्रेशली मेड कंक्रीट इट इज़ कॉल्ड द ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। यानी कि क्या हुआ कि सीमेंट का जो आपका वाटर होता है, सीमेंट वाटर जब आप मिक्स करते हो तो उसमें क्या होता है, पानी अलग हो जाता है। ठीक है, सीमेंट का जो पानी होता है वो अलग हो जाता है कंक्रीट से, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कंक्रीट का ब्लीडिंग इफेक्ट। लेकिन सेग्रीगेशन में क्या होता था, एग्रीगेट अलग हो जाता था। ठीक है, जब आप उसको 1-1.5 मीटर की हाइट से गिराते थे तो। ठीक है, उसके बाद देखो रिटार्डर। रिटार्डर देखो, रिटार्डर इज एन एड मिक्सर एडेड टू द कंक्रीट विच कीप्स द कंक्रीट वर्केबल फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है गाइस, जो आपके रिएक्शन होती है रिटार्डर की वजह से वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सेटिंग टाइम है कंक्रीट का वो बढ़ जाता है। ठीक है, इट इंक्रीज द सेटिंग टाइम। देखो सेटिंग टाइम बढ़ जाता है इसकी वजह से ऑफ द कंक्रीट दैट इज शुगर इज अ रिटार्डर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, शुगर जो होती है आप लोग की और जो जिप्सम होता है ये क्या होते हैं, रिटार्डर का काम करते हैं। ठीक है, एक्सीलेटर क्या होता है, एक्सीलेटर वो होते हैं जो आपकी जो सेटिंग को कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, और CaCl2 ये अक्सर पूछा जाता है। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये आप लोग के पास क्या होता है, एक एक्सीलेटर की तरह काम करता है। ये पूछा जाएगा आपसे, फिर मत कहना सर बताया नहीं था। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं आगे पॉइंट। डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट आप लोग का होता है। ठीक है, और यहाँ पर डिफॉर्मेशन की बात करें तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, दोनों पूछे जाएंगे। डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो डिफ्लेक्शन का तो मतलब क्या होता है कि आपका टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट है, वो वापस रिगेन कर सकता है। लेकिन डिफॉर्मेशन अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो परमानेंट आप लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट इज कॉल्ड द वाटर सीमेंट रेशियो। बिल्कुल सही बात है, वाटर सीमेंट रेशियो मतलब ये हो गया कि वेट ऑफ वाटर हो गया और वेट ऑफ सीमेंट हो गया। अगर इन दोनों का आप रेशियो ले लेते हो तो वो क्या हो जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो हो जाता है। ठीक है, और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है आप लोगों का, कम होता चला जाता है जैसे जैसे आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप एडिशनल याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करा जाता है आप लोगों का। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है आप लोगों का, डैम हो गया, एबेटमेंट हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, उसके लिए यूज करा जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हो गया, जो मैराइन स्ट्रक्चर होती हैं या फिर आपको क्या होता है जहाँ पर आपका जो सल्फेट अटैक होते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको रजिस्ट करने के लिए आप लोगों का यूज करा जाता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, जैसे कि अर्थ वगैरह, सोइल वगैरह जहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद गाइज ये आ जाओ आप लोग के पास ग्रेड ऑफ OPC जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी ग्रेड देख लो। 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज में स्ट्रेंथ देख लो इसकी। 33 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया। तो 3 डेज की ये स्ट्रेंथ है, 7 डेज की ये स्ट्रेंथ है और 28 डेज की तो जो यहाँ पे लिखा हुआ वही स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे देखो जो 7 डेज की स्ट्रेंथ होती है ना वो 28 डेज की 2/3 होती हैं, और यहाँ पे देखो जो आप 3 डेज की होती है ना वो 28 डेज वाई की क्या होती हैं, हाफ होती हैं। यानी 28 डेज का हाफ कर दोगे तो 3 डेज की आ जाएंगी और 2/3 निकाल दोगे तो 7 डेज की आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो कैसे निकालते हो, 0.7 अंडर FC से निकालते हो। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या निकालते हो, 500 अंडर 5000 अंडर FC से निकालते हो। FC के करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, देखो द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्ट टू फेल। यानी गाइज आप लोगों ने क्या करा, मान लो कि 100 आपने सैंपल प्रिपेयर करे। यहाँ पे देखो 100 क्यूब्स आप लोगों ने प्रिपेयर करे, तो उस 100 क्यूब में से जो 95 क्यूब थे उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, लगभग सेम आ रही थी, लेकिन 5 क्यूब की स्ट्रेंथ क्या थी, उन सबसे कम थी। ठीक है, तो ये टेस्ट हमारा क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा अगर आपने M35 ग्रेड के लिए मान लो कंक्रीट प्रिपेयर करा था तो। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट आपका परफॉर्म करा जाता है। ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें, ऑर्डिनरी कंक्रीट तो M10 से लेकर के M20 के बीच होती है। स्टैंडर्ड की बात करें तो M25 से M55 के बीच होती है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करें तो M60 से लेकर के M80 के बीच होती है। डायरेक्ट इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, डायरेक्ट इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाएगा। RCC में जो आप यूज़ करते हो मिनिमम ग्रेड वो M20 होता है, RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ गाइज, इन मिक्सर मशीन कंक्रीट शुड बी मिक्सड फॉर 2 to 3 मिनट्स। यानी कि कंक्रीट मिक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई तरीके के मिक्सर आप लोगों के पास होते हैं, टिल्ट मिक्सर, ये मिक्सर, वो मिक्सर, तो सब में क्या होता है 2 से 3 मिनट तक आप लोगों की मिक्सिंग करी जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। स्टोरेज ऑफ सीमेंट, देखो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीमेंट शुड बी स्टोर इन अ ड्राई प्लेस। ड्राई प्लेस पे स्टोर करोगे
200 mm अवे फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि फ्लोर से लगभग 200 mm की ऊंचाई पर आप लोग उसको रखोगे। 300 mm अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि वॉल से भी लगाकर आप सीमेंट के बैग नहीं रखोगे, लगभग 300 mm दूर क्या रखोगे, सीमेंट रखोगे आप वॉल से, ठीक है। उसके बाद देखो नोट मोर देन 10 बैग्स स्टैक्ड, यानी कि स्टैक्ड का मतलब होता है गाइस एक लेयर में, यानी कि एक 1 बैग हो गया, 2 बैग हो गए, 3 बैग हो गए, 4 बैग हो गए, ऐसे केवल एक के ऊपर एक बैग आप कितने रख सकते हो, 10 बैग रख सकते हो। साथ ही देखो अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड केमिकल्स, और इस तरीके से आप रखोगे कभी भी उन सीमेंट्स के बैग मतलब कॉन्टैक्ट में मॉइस्चर ना आ पाए, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे देखो वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से कम होना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया 20% से लेस देन एक और वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 5% फॉर द बिल्डिंग स्टोन, यानी कि स्टोन की अगर बात करें तो गाइस स्टोन के केस में 5% से कम, 5% से कम आप लोगों का क्या होना चाहिए, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो होना चाहिए। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील की बात करें तो 1.15 और कंक्रीट की बात करें तो 1.5, ये भी आप ध्यान रखना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है स्टील के केस में, और कंक्रीट के केस में 1.5 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस स्टील का आपको पता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ स्टील। तो टाइप्स ऑफ स्टील की बात करें तो